चलिए भैया, नमस्कार सभी को। मैं अर्पित शर्मा, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो करंट अफेयर्स की प्रीमियर सीरीज चल रही है उसमें अपना आज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी लाइव क्लासेस में बहुत सारा जो मटेरियल है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी अपनी जो क्लास है आज की वो इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए गए हैं, तो सभी लोग जो देख रहे हैं बस उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में आप बस एक छोटी सी चीज कर दीजिए। क्या? बस आपसे छोटा सा निवेदन है जो हम आपसे करते हैं रोजाना। क्या? अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कर दीजिए। अपनी जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट की स्पीड से। ठीक है, तुरंत करेंगे क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तुरंत कवर करेंगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बेटा, मैं यहां पर आप लोगों को आंसर बता रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पैरेलली आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग पैरेलली कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आज का आपके सामने। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? देखिए, मैनपुरी कहां पर पड़ता है? मैनपुरी बेटा आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह का गढ़ रहा है मैनपुरी। ये कहां पर पड़ता है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उधर एक सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? साल 2019 में। साल 2019 में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था रक्षा मंत्रालय के साथ एक डील के तहत। अब वो जो सैनिक स्कूल था मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नामकरण है वो किसके नाम पर कर दिया गया है? तो भैया मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है उसका नामकरण जनरल विपिन रावत, जी हां भैया, जनरल विपिन रावत। कौन थे भैया? जनरल विपिन रावत भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष जो अपने ग्राउंड फोर्स है उसके अध्यक्ष थे भैया जनरल विपिन रावत। और इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार ने एक नया स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या पोस्ट थी भैया? इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में आपके थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं को मिलाकर उसका एक हेड बनाया गया था। नया प्रोग्राम शुरू किया था भारतीय सरकार ने और उसका जो अध्यक्ष बनाए गए थे पहले CDS, भारत के पहले CDS भी रहे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। लास्ट ईयर क्या हुआ भैया? लास्ट ईयर जनरल विपिन रावत जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ में और अपनी टीम के साथ में कहीं जा रहे थे साउथ इंडिया में, तो वहां पर अन्नामलाई की पहाड़ियों में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था। और इस दुर्घटना में उस हेलीकॉप्टर में सवार जितने भी लोग थे उन सभी की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी हम भारतीयों के लिए। और इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो शहीद हो गई थी। ठीक है, जनरल विपिन रावत को हम निम्बस लर्निंग परिवार की तरफ से उनका हमारा सभी का सल्यूट। भारत देश के लिए उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं वो अप्रतिम हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, जनरल विपिन रावत जो है उनके नाम पर रखने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है ये ही जनरल विपिन रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। याद रखिए किसके नाम पर किया गया है? जनरल विपिन रावत कौन थे? भारतीय थल सेना के 27वें अध्यक्ष थे और भारत के पहले CDS भी रहे थे। कहां पर इनका हेलीकॉप्टर कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था भैया? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सब लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
Which state government has recently signed a memorandum of understanding with Singapore-based LNG alliance company to set up the state's first LNG terminal in मंगलुरु? मंगलुरु कहां पर पड़ता है भैया? देखिए बच्चे ज्यादातर दो नामों में कंफ्यूज रहते हैं, मंगलुरु और बेंगलुरु। तो देखिए मंगलुरु भी और बेंगलुरु भी ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? ये दोनों शहर आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। बस नाम से मतलब क्लियर हो गया। मंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका की जो सरकार है, ठीक है, कर्नाटका की सरकार ने सिंगापुर की एक कंपनी है जो एग्जैक्टली काम ही क्या करती है? वो काम ही एलएनजी जो है उसकी सप्लाई का करती है। और उस एलएनजी की सप्लाई के लिए कर्नाटका की सरकार ने सिंगापुर की उस कंपनी के साथ डील की है, जिसके तहत 2250 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। और ये एलएनजी टर्मिनल जो है ये भारत का 6वां एलएनजी टर्मिनल है। याद रखिएगा, भारत का 6वां एलएनजी टर्मिनल होगा मंगलुरु एलएनजी टर्मिनल। अच्छा, एलएनजी का तो मतलब जान लीजिए, आप सभी को पता होगा भैया एलपीजी की फुल फॉर्म। एलपीजी के बारे में तो पता ही होगा ना सभी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। हम लोगों ने ज्यादातर हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं? दो चीजों के बारे में पढ़ते आए हैं, एक एलपीजी और एक सीएनजी, ठीक है, कंपेरिज्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। कंपेरिज्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस एलएनजी इन दोनों का मिक्सचर है। एलएनजी में एल का मतलब लिक्विफाइड, एन का मतलब नेचुरल और जी का मतलब गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी का मतलब। भारत की 6वीं एलएनजी लाइन होने वाली है ये। अच्छा, भारत की पहली एलएनजी लाइन कौन सी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। भारत की पहली एलएनजी लाइन जो थी बेटा, वो थी आपके गुजरात में एक जगह पड़ती है दाहेज के नाम से। दाहेज कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वो भारत की पहली एलएनजी लाइन थी। इसके बाद कोच्चि में स्थापित की गई थी भारत की दूसरी एलएनजी लाइन। ये कौन सी है? मंगलुरु एलएनजी लाइन। मंगलुरु एलएनजी लाइन भारत की 6वीं एलएनजी लाइन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, कर्नाटका। तीसरा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी डिड द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम? पटना, रांची, हैदराबाद या दिल्ली? फटाफट से बताइए भैया, फटाफट से आंसर आनी चाहिए भैया। किस शहर में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो याद रखिए बेटा, इसकी जो स्थापना की गई है वो कहां पर की गई है? हैदराबाद में की गई है। कब की गई है? 6 जनवरी 2022 को। 6 जनवरी 2022 को की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह कौन है भैया? मैंने आपको बताया था, जो अपनी लाइव क्लास थी उसमें बताया था मैंने आपको, ये अपने एमएसएमई मिनिस्टर हैं। कौन से मंत्री हैं? एमएसएमई मंत्री हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। एमएसएमई मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में पहले रॉक म्यूजियम की स्थापना की थी। अच्छा, इस म्यूजियम की स्थापना का उद्देश्य क्या है भैया? इस म्यूजियम की स्थापना का उद्देश्य है कि भारतीय मिट्टी के बारे में, चट्टानों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताया जा सके। इस म्यूजियम में 35 प्रकार की चट्टानें, 35 प्रकार की चट्टानों के सैंपल रखे गए हैं। कितनी प्रकार की चट्टानों के? 35 प्रकार की चट्टानों के इसमें सैंपल रखे गए हैं। और इन सैंपलों के माध्यम से, और जिनकी उम्र कितनी है? 5.5 करोड़ वर्ष। उन चट्टानों की उम्र कितनी है? 5.5 करोड़ वर्ष पुरानी वो चट्टानें हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जितनी भी चट्टानें हैं उन चट्टानों के बारे में
लोगों को, भारत के लोगों को जागरूक करना। मैं अगर आपसे ही पूछ लूं ना 5 प्रकार की चट्टानों के नाम बता दीजिए, तो आपसे नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज्योग्राफिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम और मनमोहन सिंह। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर बताते रहिए, हम भी यहां पर बता रहे हैं आंसर आप सभी को। तो देखिए भैया, इस क्वेश्चन का AIIB का जो नया डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, बहुत चर्चा में रहा था ये वाला नाम, और ये कौन है भैया व्यक्ति? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल भारत के पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल भारत के पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन भी थे। बहुत ब्रिलियंट माइंड भैया, सच में भारत के जो RBI है, RBI के अब तक जो रहे हैं ना, सच बता रहा हूं मैं बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरे को पता है एग्जैक्टली रघुराम राजन जो है वो बहुत ब्रिलियंट माइंड आदमी है। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं, रघुराम राजन जो है ना, इनको गवर्नमेंट ने अभी हटा दिया था इनकी पोस्ट से। ऐसा देखिए, पर्टिकुलर रीजन तो बाहर नहीं आए थे सामने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार बहुत समय से नोटबंदी का प्लान बना रही थी। ठीक है ना, भारत में नोटबंदी लागू की जाएगी। ठीक है, अब उनका ये जो प्लान था केंद्र सरकार का, रघुराम राजन उसके खिलाफ थे। रघुराम राजन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि इससे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, पर केंद्र सरकार इस बात से राजी नहीं हुई। अब क्या हुआ भैया, अब उन्होंने रघुराम राजन को हटाकर उर्जित पटेल को RBI का गवर्नर बना दिया। रघुराम राजन को हटाकर उर्जित पटेल को RBI का गवर्नर बना दिया। अब उर्जित पटेल जो है, उनके गवर्नर बनने के 3 महीने बाद में क्या कर दी गई? नोटबंदी कर दी गई भारत में। ठीक है ना, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भाइयों बहनों ठीक है, आज से जो 1000 और 500 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा कहा गया था। और उसके बाद में पूरे देश में जश्न का माहौल था, उस समय था। ठीक है, उस समय इस बात से कोई मनाही नहीं करेगा कि किसी को यह प्लान अच्छा नहीं लगा था। लोगों को यह चीज अच्छी लगी थी कि ब्लैक मनी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बड़ा इसका नतीजा वास्तविकता में क्या निकला? इसका नतीजा वास्तविकता में यह निकला, RBI ने बाद में अनाउंसमेंट किया कि जितने संचालित नोट थे ना 1000 और 500 के, उनका 99.3% हिस्सा RBI के पास वापस आ चुका है। जितने संचालित नोट थे उनका 99.3% हिस्सा RBI के पास वापस आ चुका है। अब सोचिए भैया, ब्लैक मनी क्या 0.7% थी? जी नहीं, जो पैसा 0.7% वापस नहीं आया ना, उसको भी RBI ने ब्लैक मनी नहीं माना। RBI का मानना यह था कि लोगों ने कुछ नोट अपने पास में सुरक्षित रख लिए, हो सकता है आपने भी रखे हो, हमने भी रखे हैं याद के तौर पर। ठीक है, और इसके अलावा RBI जो है उसका कहना था कि कुछ पैसा भारत का अभी भी विदेशों में संचालित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा था। नेपाल में तब भी इंडियन पुरानी करेंसी में डीलिंग्स की जा रही थी। ठीक है, तो बचे हुए पैसे को भी RBI ने ब्लैक मनी नहीं माना। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये भी RBI गवर्नर रहे हुए थे। मनमोहन सिंह भी RBI के गवर्नर रहे हुए थे, और मनमोहन सिंह ने भी इसका कंडेम किया। देखिए, आप मनमोहन सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ भी जज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पॉलिटिकल चॉइस है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपकी पॉलिटिकल चॉइस है कि आप किसको कैसे चूज करते हैं। लेकिन मेरी नजर में मनमोहन सिंह जो हैं, उनसे अच्छा देश की इकोनॉमी संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इंडिया में जिसने मनमोहन सिंह से बेटर इकोनॉमी को संभाला हो। 1992 ले लीजिए या 2006 के बाद का दौर ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूम पर थी। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने भी कहा था 2%
जीडीपी डाउन जाएगी। उन्होंने नोटबंदी होते ही कह दिया था, कैलकुलेशन जो है उनके दिमाग में ही हो गई थी सारी की सारी, और एग्जैक्टली रिजल्ट भी यही हुआ। इंडियन जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो एग्जैक्ट 2.1% नीचे गई थी। ठीक है, तो मनमोहन सिंह बहुत ब्रिलियंट माइंड आदमी है भैया। आपके पास जितनी टोटल मार्कशीट्स नहीं होंगी ना बचपन से लेके अब तक की, उससे ज्यादा मनमोहन सिंह के पास में डिग्रियां हैं। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट माइंड आदमी है। पॉलिटिकल करियर पर हम इनके टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी पर भी नहीं करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनी इकोनॉमिस्ट, नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन है वॉज जस्ट अ फेलियर। टोटली तरीके से डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ था। उर्जित पटेल के दौर में नोटबंदी की गई थी। अब उर्जित पटेल जो है वो गवर्नर थे, सरकार ने आरबीआई से लोन मांगा, उर्जित पटेल ने उससे मना कर दिया। सरकार ने उर्जित पटेल को हटाकर शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। चलिए, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? उर्जित पटेल। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? AIIB का जो हेडक्वार्टर है चीन के शंघाई शहर में है। कहां पर है? चाइना के शंघाई शहर में है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अब देखिए बेटा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो, उसमें ये डेज कहां से आ गए? तो देखिए, सबसे पहले जो डेज वगैरह होते हैं ये भी करंट अफेयर्स का ही हिस्सा होते हैं। और मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर कर दी है, क्या कि हम अब प्लानिंग से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मंथली करंट अफेयर कवर करेंगे। अभी हम जनवरी के करंट अफेयर्स पर चल रहे हैं, फिर फरवरी के पर आएंगे, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इस तरीके से करंट अफेयर को हम कवर करेंगे लास्ट तक। तो जो विश्व हिंदी दिवस है बेटा, वर्ल्ड हिंदी डे, वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे बेटा, जैसा कि मैंने अभी अभी क्लियर कर दिया, आप लोगों को क्लू मिल जाना चाहिए था। जनवरी के पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जनवरी का ही क्वेश्चन होगा। विश्व हिंदी दिवस बेटा 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। लेकिन एक और दिवस है बेटा, वो है 14 सितंबर। देखिए, 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, लेकिन वो 14 सितंबर को कौन सा हिंदी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब? 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और इसके अलावा एक चीज और कि जो हिंदी है, यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में यह तय भी किया है बेटा कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ साथ हिंदी में भी प्रिंट किए जाएंगे। उनका जो प्रिंट है वो हिंदी में भी किया जाएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी नेशनल लैंग्वेज के लिए। अब समझे कुछ बात को? मैंने एक गलती की यहां पर। क्या गलती की? किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। मैंने क्या कहा? नेशनल लैंग्वेज, जबकि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में आधिकारिक भाषाएं हैं, संविधान में बताई गई हैं आधिकारिक भाषाएं। उन भाषाओं की संख्या 22 है। उन 22 भाषाओं में हिंदी भी एक हिस्सा है। तो भारत की कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है, भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं 22 भाषाएं, जिसका हिस्सा एक हिंदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उस ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस अपने डॉक्यूमेंट्स हिंदी में भी पब्लिश करेगा अभी। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब की गई थी? विश्व हिंदी दिवस की जो शुरुआत है बेटा वो 2006 में की गई थी। 2006 में की गई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर आपके सामने। Which of the following countries has allowed booster doses to children between the ages of 12 and 15? 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बूस्टर देने की अनुमति किस देश ने की है? बताइए भैया।
अमेरिका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए पैरेलली। तो देखिए भैया 12 से 15 साल के बच्चों को जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज देने की घोषणा की थी किसने? अमेरिका ने। किस कंडीशन में दी थी ये सुनिएगा। आप सभी को पता होगा हाल ही में कोविड की तीसरी लहर आकर गई है, ठीक है, और उस तीसरी लहर का जो रीजन था वो कौन सा म्यूटेशन था भैया कोरोना का? वो कोरोना का था भैया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर आई थी और कहा यह जा रहा था कि ओमिक्रॉन जो है वो बच्चों को टारगेट ज्यादा कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने यह घोषणा की थी कि 12 से 15 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा? बूस्टर डोज दिया जाएगा। और एक चीज याद रखिए, सबसे कम उम्र में वैक्सीनेशन कंप्लीट करने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया था। भारत ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं किया था और अमेरिका वो वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुका था और उसके अलावा बूस्टर डोज भी देने लग गया था उसके, ठीक है। कौन सी वेव के दौरान? तीसरी लहर के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो दिया जा रहा था अमेरिका में। कौन सा वायरस? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर आई थी पूरे विश्व में। हालांकि इस लहर ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिका की जो वैक्सीन है ना बेटा, वो किस कंपनी ने तैयार की है? अमेरिका की वैक्सीन तैयार की है फाइजर ने। जबकि भारत की जो वैक्सीन है, भारत की वैक्सीन तैयार की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक वो एमडी कौन है भैया? साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला इसके, सॉरी साइरस पूनावाला नहीं, आर्डर पूनावाला, माफ कीजिएगा। इसके जो एमडी हैं वो कौन है? आर्डर पूनावाला हैं। और आर्डर पूनावाला को विश्व के जो टॉप नेता हैं उन नेताओं की सूची में 10वीं रैंक दी गई है। भारत से सबसे ऊपर आर्डर पूनावाला ही थे, नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अमेरिका ने बूस्टर डोज देने की घोषणा की है, ठीक है, 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए। जबकि वयस्कों के लिए और हेल्थ कर्मियों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वो घोषणा किसने की थी? भारत ने भी की थी साथ के साथ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन एंश्योर्ड विद द होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2023? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड, ठीक है। तो बेटा देखिए, खेलो इंडिया गेम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार इसका आयोजन करती है। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 की जो मेजबानी है वो किसको सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश को इसके लिए 230 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया है। अच्छा, 2023 की किसको सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। 2022 का जो खेलो इंडिया गेम्स है उनका आयोजन कहां पर हुआ था? 2022 के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था पंचकुला। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। पंचकुला हरियाणा में 2022 के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था। भारत के पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां पर, कब हुआ था? भारत के पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था 2018 में ओडिशा में, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2 लेवल पर होता है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है वो स्कूल लेवल पर आयोजन होते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कॉलेज लेवल पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो 2023 के खेलो इंडिया गेम्स कहां होंगे? मध्य प्रदेश में। 2022 के कहां पर हुए थे? पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कब किया गया था? 2018 में किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू बहुत फेमस और बहुत विवादित त्योहार भी है। जल्लीकट्टू बहुत फेमस भी है और बहुत विवादित भी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि भैया जल्लीकट्टू त्योहार ये मनाया कहां जाता है, पहले अपन ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद में इसकी डिटेल जानेंगे।
तो देखिए भैया, जल्लीकट्टू त्योहार जो है वो तमिलनाडु का एक पारंपरिक त्योहार है। कहां का? तमिलनाडु का एक पारंपरिक त्योहार है। इसके बाद में जल्लीकट्टू जो है ना, उसमें होता क्या है, उसमें इंसान की व बैल की कुश्ती, इंसान की और बैल की कुश्ती कराई जाती है। किसमें? जल्लीकट्टू में। और जल्लीकट्टू पर भी आप पेटा ने केस भी कर रखा था। किसने? पेटा ने। पेटा एक संस्था है जो जानवरों के अधिकारों के लिए काम करती है। पेटा संस्था ने केस कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पेटा जो है उसकी कुछ शर्तों को माना, बिल्कुल माना, ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया। जानवरों के अधिकार के लिए काम करती है पेटा नाम से जो संस्था है, और उसकी कुछ शर्तों को मानकर जल्लीकट्टू में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। जल्लीकट्टू में एक बैल होता है, उसको जनता भीड़ के बीच छोड़ा जाता है और भैया वो किसी को गिराता रहता है, उठाता रहता है, मारता रहता है लोगों को। ठीक है, ये त्योहार जो है वो थोड़ा सा हिंसात्मक त्योहार माना जाता है। इसमें कई व्यक्तियों की जल्लीकट्टू के दौरान मृत्यु भी हो जाती है। जो उस बैल को पकड़ता है वो विजेता माना जाता है। ठीक है, यह त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इस बार चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि जल्लीकट्टू मनाने की परमिशन दी गई है। जल्लीकट्टू मनाने की परमिशन दी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। बैन हो गया था, एक साल के लिए त्योहार बैन रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें रिस्ट्रिक्शंस के साथ में इस त्योहार को मनाया जाएगा। इसमें रिस्ट्रिक्शंस मानवीय तरीके से भी रहेंगी और कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें लागू रहेंगी, लिमिटेड भीड़ के साथ में। और भीड़ में भी केवल वही शामिल हो सकता था जिसको वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हों। ठीक है, तो जल्लीकट्टू त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। ठीक है, कौन से स्टेट ने जारी की है? बिहार, पंजाब, राजस्थान और असम। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए भैया। ओरंग जो है, ओरंग नेशनल पार्क, ये कहां पर पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम यहां पर आंसर देते हैं। तो देखिए भैया, ओरंग नेशनल पार्क जो है वो आपके असम में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? असम में पड़ता है। और ये ओरंग नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ओरंग नेशनल पार्क प्रसिद्ध है सर घड़ियालों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल आप सभी को पता होगा मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है जिसको फिश क्रोकोडाइल कहते हैं। घड़ियाल कौन होते हैं? मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है जिसको फिश क्रोकोडाइल कहा जाता है। इसका जो मुंह होता है घड़ियाल का मुंह मगरमच्छ से अलग होता है। मगरमच्छ का मुंह तो कुछ इस तरीके का होता है, चपटा। ठीक है, पूर्ण रूप से चपटा मुंह होता है मगरमच्छ का, लेकिन घड़ियाल का मुंह कुछ इस तरीके का होता है। मतलब ये तो हो गया उसका फेस, है ना। और उसका जो फेस है ना, फेस जो है वो ये होता है, और मुंह इसका लंबा होता है, नुकीला होता है। वो घड़ियाल मगरमच्छ कहा जाता है बेटा। घड़ियाल मगरमच्छ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं? घड़ियाल मगरमच्छ सिर्फ और सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं। और जो रेड डाटा बुक है, मैंने आपको बताया था रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक है किसकी? WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जानवर जो हैं उनके संरक्षण का काम करता है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रेड डेटा बुक में ये अति विलुप्त प्राय प्राणियों की श्रेणी में आता है। यानी कि ऐसे प्राणी जो शीघ्र विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि संरक्षण में सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में भी ये घड़ियाल जो हैं वो पाए जाते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। और चंबल नदी जो है ना, चंबल नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और ये ओरंग नेशनल पार्क है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी घड़ियालों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो घड़ियालों की आबादी को बढ़ाने के लिए ओरंग नेशनल पार्क जो है उसके लिए सरकार ने बजट पारित किया है, रेजोल्यूशन पारित किया है, और ओरंग नेशनल पार्क का जो एरिया है वो अभी के क्षेत्र से बढ़ाकर कितना? 3 गुना किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा असम का एक और नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है
काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है सर? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा, हॉर्न राइनोसोरस जिसको कहा जाता है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द फॉसिल ऑफ सी ड्रैगन वॉज डिस्कवर्ड? जनवरी 2022 में समुद्री ड्रैगन का जो जीवाश्म है वो किस देश में खोजा गया था? चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? तो देखिए भैया, सी ड्रैगन जो जब हमारे जुरासिक एज चल रहा था, जुरासिक एज का मतलब वो समय जब पूरे विश्व में सिर्फ डायनासोर पाए जाते थे, उस समय पर एक डायनासोर हुआ करता था जो समुद्री ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। इसका पर्टिकुलर नाम भी था, वो भी बताएंगे हम। तो वो जो ड्रैगन है वो जनवरी 2022 में कहां पर खोजा गया था भैया? इंग्लैंड में उसकी खोज की गई थी। और इंग्लैंड में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिडलैंड्स, जिसका नाम क्या है भैया? मिडलैंड्स है। इंग्लैंड में जगह पड़ती है जिसका नाम है मिडलैंड्स। मिडलैंड्स में इसकी खोज की गई थी और इसका नाम क्या था? इचिथियोसोरस। हाँ बिल्कुल, इसका नाम था इचिथियोसोरस। इसको ये इचिथियोसोरस जो है बेटा, इसको एक आपके वेजिटेरियन डायनासोर माना जाता था। और इसकी जो लेंथ थी, इसकी लेंथ 10 मीटर से भी अधिक थी। इसकी खोज की गई है और इसको कहां के, इसको बेटा म्यूजियम पड़ता है आपके रूटलैंड म्यूजियम में इसके फॉसिल को सुरक्षित रखा गया है। जानकारों के अनुसार यह फॉसिल 3 करोड़ वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है भैया? 3 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है? यानी कि एरिक गारसेटी जो हैं वो अब किस देश के नए राजदूत होंगे? क्या नाम है भैया व्यक्ति का? एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी जो है बेटा, उनको इंडिया का, भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और एरिक गारसेटी जो है ना, वो इससे पहले कौन थे? भारत में राजदूत बनने से पहले अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलस। इस लॉस एंजलस शहर के मेयर, जो महापौर बोलते हैं ना हम लोग, मेयर या चेयरमैन बोलते हैं शहर का, वो थे ये। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? एरिक गारसेटी ने जेथन एस्टर। एरिक गारसेटी से पहले कौन थे भारत के राजदूत? जेथन एस्टर भारतीय राजदूत थे, मतलब अमेरिकी राजदूत थे भारत में, उनका स्थान लिया है। और एरिक गारसेटी वर्ष 2013 से लगातार कहां के मेयर हैं? लगातार ये लॉस एंजलिस शहर के मेयर हैं। ठीक है, याद रखिएगा ना, एरिक गारसेटी जो हैं वो इंडिया के अमेरिका के नए राजदूत बन गए। कहां पर? इंडिया में। और इनसे पहले कौन थे? जेथन एस्टर थे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए बनाई गई कमेटी में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपको पता होगा हाल ही में पंजाब में चुनाव हुए थे, तो प्रधानमंत्री पंजाब के चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो जब हाईवे से निकल रहे थे तो कुछ किसान आंदोलन भी पैरेलली चल रहा था। तो कुछ लोग
जो है वो हाईवे पर आ गए, हाईवे जाम कर दिया और प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने लगे, उनकी गाड़ियां रुकी रही वहां पर, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई एक चूक ही थी और इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी में कई सारे डीजीपी, यानी कि इवन जो पंजाब है, पंजाब पुलिस के भी डीजीपी उसमें शामिल थे, जस्टिस भी शामिल थे। लेकिन इस कमेटी के जो चीफ बनाया गया, जो हेड बनाया गया, वो किसको बनाया गया? इस कमेटी का जो हेड बनाया गया ना बेटा, वो बनाया गया किसको? ये बनाया गया इंदु मल्होत्रा को। किसको बनाया गया? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं इंदु मल्होत्रा। अच्छा, इंदु मल्होत्रा के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील दो तरीके से नियुक्त किए जाते हैं। एक होता है भैया वकीलों के कोटे से और एक होता है किससे? एक होता है जजों के प्रमोशन से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है भैया? कि या तो वो व्यक्ति जिसको जज बनाया जा रहा है, या तो वो व्यक्ति के पास कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो, ठीक है, कि वो कम से कम 5 वर्ष जो है किसी हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस वर्क कर चुका हो, या फिर उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हुए 10 साल से ऊपर का तजुर्बा हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और वकील कोटे से न्यायाधीश नियुक्त होने वाली, वकील कोटे से न्यायाधीश नियुक्त होने वाली इंदु मल्होत्रा पहली महिला न्यायाधीश थी। वकील कोटे से जो क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी थी भारत की, ठीक है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जो जांच कमेटी है उसका भी अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को ही बताया गया था। इसके अलावा बाकी सब भी, दीपक मिश्रा भी, रंजन गोगोई भी और मार्कंडे काटजू भी, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अच्छा, दीपक मिश्रा के खिलाफ भैया आपको पता हो तो दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग भी लाया गया था, इंपीचमेंट जिसको बोला जाता है। दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट भी लाया गया था, हालांकि ये पास नहीं हो पाया था। रंजन गोगोई कौन है? रंजन गोगोई वो न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो रहे ही थे, इसके साथ साथ राम मंदिर मामले पर भी जो फैसला सुनाया था उस कमेटी के हेड भी रंजन गोगोई ही थे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वो कौन से देश हैं भैया जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे हैं? फटाफट से बताइएगा सभी लोग आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आंसर। ए चीन और पाकिस्तान, बी जापान और सिंगापुर, सी नेपाल और बांग्लादेश, या डी जर्मनी और भूटान। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो पहले स्थान पर रहे हैं भैया वो रहे हैं बी जापान और सिंगापुर, ये पहले स्थान पर रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है भैया? सबसे अच्छा पहले ये जान लीजिए, 111 देशों की रैंकिंग में, 111 देशों की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थानों पर रहे हैं, जबकि इसमें भारत जो है ना, इसमें भारत 83वें स्थान पर रहा है, 83rd रैंक पर। भारत की रैंकिंग में 7 स्थान का सुधार हुआ है। कितने स्थान का? 7 स्थान का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में। भारत के जो लोग हैं वो 68 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं, जबकि जापान और सिंगापुर जो हैं वो विश्व के 186 देशों में वीजा ऑन अराइवल और वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान, मैं बोलता हूं ना जापान क्यों ऊपर है, जापान इसीलिए ऊपर है बेटा, जापान से हम मतलब इतना कुछ सीख सकते हैं। जापानियों की एक एक छोटी छोटी आदत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड रैंक पर भैया जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहे हैं। सेकंड रैंक पर कौन रहे हैं? संयुक्त रूप से जर्मनी और साउथ कोरिया। थर्ड स्थान पर भी भैया तीन देश रहे हैं, इटली, फिनलैंड और लग्जमबर्ग।
इटली, फिनलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये थर्ड स्थान पर रहे हैं। अच्छा, लग्जमबर्ग जो है वो करंट अफेयर्स में चर्चा में क्यों था? लग्जमबर्ग करंट अफेयर्स में चर्चा में इसलिए था क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पूर्ण रूप से फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पूर्ण रूप से फ्री करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग ही था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है। और ये कहां की है? हेनले इंटरनेशनल जो है वो सिंगापुर की ही कंपनी है। ठीक है, तो इस लिस्ट में जापान और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है, भारत थर्ड रैंक पर है। अगला क्वेश्चन, इसरो के अगले नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए चीफ कौन है इसरो के? एस सोमनाथ, रघुनाथ अनंत माशेलकर, मणिंद्र अग्रवाल और प्रेमचंद्र पांडे। तो भैया देखिए, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसरो के पूर्व चेयरमैन थे कौन? भारत के बहुत सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक, भारतीय अंतरिक्ष का जिसको अभी के समय पर पिता कहते हैं, आधुनिक पिता, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष के आधुनिक पिता कहे जाते हैं कौन? के सिवान। के सिवान जो है वो 14 जनवरी 2022 को रिटायर हो गए थे। 14 जनवरी 2022 को रिटायर हो गए थे के सिवान। और इन के सिवान का जो स्थान है वो लिया है किसने? एस सोमनाथ ने। इस बात की घोषणा 2020 में ही की जा चुकी थी कि के सिवान का जो स्थान है वो कौन लेंगे? एस सोमनाथ लेंगे। एस सोमनाथ भी बेटा वो जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं और ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के हेड भी थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के हेड भी थे। ठीक है, कौन? एस सोमनाथ। चलिए बेटा, आज बस इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नेक्स्ट कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर हम दोबारा से हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूं भैया आपको ये क्वेश्चंस पढ़कर मजा आया होगा, इंफॉर्मेशंस आपको पसंद आई होंगी। अगर इंफॉर्मेशंस पसंद आई है, क्लास अच्छी लगती है अपनी, तो आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज क्लास को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। अच्छा, अपनी एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है भैया, आप सभी को पता हो तो, वार्तालाप सीरीज। उस वार्तालाप सीरीज का आज अपना तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। आज आखिरी दिन है, तो आप सबसे निवेदन है बेटा कि उस वार्तालाप सीरीज में जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल आप लोगों के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वो जिसने वो मिस कर दिया था भैया पहला प्रोग्राम, उसमें पता होगा सभी को, आप लोगों को 80% डिस्काउंट दिए गए थे कोर्सेज पर। 80% डिस्काउंट भैया बहुत होते हैं, बहुत नॉमिनल रेट है भैया इतनी तो। ठीक है ना, कोई भी बच्चा ले सकता है उन कोर्सेज को। पॉसिबल है कि आपको आज और मिल जाए डिस्काउंट। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और रात को 9 बजे जरूर आइएगा उस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आपसे अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.